एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू लेक्चर में। ओसी चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 फॉर द क्लास 12 स्टैंडर्ड। तो ऑलरेडी पार्ट 1 का लेक्चर हमने डाल दिया। जिन्होंने भी पार्ट 1 के लेक्चर्स नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर्स के साथ आपको पार्ट 1 का लेक्चर डाल दूंगी, बिकॉज ये पार्ट 2 जो है दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्ट 1, एंड इफ यू हैव मिस आउट दैट पार्ट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर कमिंग टू दिस पार्ट, फर्स्ट गो एंड चेक आउट द पार्ट 1, देन अगेन कम ऑन दिस पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। आज का टॉपिक अगेन जो हमारे लास्ट लेक्चर में हमारा छूट गया था, बैंकिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो बैंकिंग वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ बैंक्स। टाइप्स ऑफ बैंक्स के हमने 4 टॉप पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे, सेंट्रल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव एंड आईडीबी। व्हाट इज आईडीबी? आईडीबी इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो ये ऑलरेडी हमने 4 पॉइंट्स कवर कर लिए थे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोल दिया था कि इसके ओवरऑल 9 पॉइंट्स है। तो अभी आज हम अपने बाकी के जितने भी पार्ट्स है और बैंकिंग के और भी इतने एक्स्ट्रा चीजें, वो सब कुछ वाइंड अप करके बैंकिंग का सेक्टर, मतलब आपके जो 5 टॉपिक्स है उसके एक टॉपिक आज पूरी तरीके से हम वाइंड अप करेंगे। 2 टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन और बैंकिंग सेक्टर्स, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिना लेट के टॉपिक पे वापस आते हैं। तो लास्ट लेक्चर आपने 4 पॉइंट्स देख लिए थे। सेंट्रल बैंक का मतलब आप समझ गए थे, कमर्शियल बैंक का आप मतलब समझ गए थे, आपको मैंने कोऑपरेटिव का मतलब समझा दिया था और आईडीबी का मतलब समझा दिया था। उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स थे जैसे अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, वो मतलब के लिए उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी साथ में कंटिन्यूअसली अपलोड कर दिया था। तो जिसने भी अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, पहले जाके आप फर्स्ट लेक्चर देखिए। स्टार्ट करते हैं। अब आता है नेक्स्ट के 4, कौन कौन से हैं? नेक्स्ट बैंक होता है एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें। कुछ इसके अंदर भी ऐसे कीवर्ड्स आएंगे जिसके लिए मैं शॉर्ट वीडियोस डाल दूंगी। तो ये लेक्चर जब जाएगा तब उसके साथ में वो शॉर्ट वीडियो भी जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज बैंक क्या होता है? एक्सचेंज बैंक, दे फैसिलिटेट एक्सचेंज ट्रांजैक्शन सच एज बार्क्लेज बैंक एंड बैंक ऑफ टोक्यो। मतलब क्या? सपोज मेरी कंट्री में, हम लोग ग्लोबलाइज कंट्री, तो हम क्या बेसिकली क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर बनाते हैं, फिर बाहर की कंट्री में सेल करते हैं। अब जब आप किसी बाहर की कंट्री के कोई सामान लोगे तो आपको उसको पेमेंट जो है उसकी करेंसी में करना पड़ता है। तो अब अगर हमारी रुपीज है और मैंने यूएस से कुछ लिया तो मेरा वो होगा डॉलर के अंदर। तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा हमारे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि भाई एक्सचेंज होगा तो होगा कैसे? तो होता कैसे? ये कुछ बैंक्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी करेंसीज को एक्सचेंज करने के लिए। तो जो बैंक करेंसीज को एक्सचेंज करती है, डॉलर से रुपीज, रुपीज से डॉलर करती है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज बैंक। कौन कौन से बैंक के एग्जांपल दिया? बार्क्लेज बैंक का मैंने दिया और बैंक ऑफ टोक्यो। अब इनका काम क्या होता है? फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बोला कि ये जो बैंक्स होते हैं ये बेसिकली हमें ट्रेड के लिए काम आते हैं। कि अगर मैं यहाँ से किसी कंट्री में कोई सामान दे रही हूँ या बाहर की कंट्री से कोई सामान मंगा रही हूँ, सो मेरी जो ट्रांजैक्शंस होंगी दैट हैज टू बी इन दैट करेंसी। तो उस टाइम पे उस करेंसी को ट्रांजैक्ट करने के लिए जो बैंक्स हेल्पफुल रहते हैं दैट इज एक्सचेंज बैंक। सेकंड पॉइंट, इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट और डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली एक शॉर्ट वीडियो में डालूंगी। तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, डिस्काउंटिंग। लेटर ऑफ क्रेडिट इतना समझ लो कि भाई दो जो लोग हैं, अब एक रहता है अमेरिका में, एक रहता है बाहर की इंडिया में। अब इंडिया से एक अमेरिका को ट्रांजेक्शन करना है, तो अब ना इसको ट्रस्ट है उसके ऊपर कि भाई वो सामान टाइम पे देगा कि नहीं देगा, उसको ट्रस्ट नहीं कि मैंने सामान तो भेज दिया वो पैसा देगा कि नहीं देगा। तो उस टाइम पे बीच में बैंक आती है और बैंक एक रोल प्ले करती है जिसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन इजीली होता है। सेकंड, अगेन डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक ऐसे सिनेरियो है। नेक्स्ट आता है रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर मैं किसी कंपनी में, बाहर की कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट मैंने करके रखा है, अगर उससे मुझे प्रॉफिट हुआ, जैसे आप यूट्यूब चैनल चलाते हो, तो यूट्यूब चैनल जब आप चलाते हो तो बेसिकली आपकी जब करेंसी आती है तो किस में आती है? डॉलर्स में आती है। तो जब आपकी करेंसी डॉलर्स में आती है तो आपको उसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो रुपीज में कन्वर्ट करने के टाइम पे सॉरी रुपीज में कन्वर्ट करने के टाइम पे यही बैंक्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। सो होप सो आपको एक्सचेंज बैंक का टॉपिक क्लियर होगा। एक्सचेंज बैंक क्या होता है? ये वो बैंक है जो हमें ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करती है। एग्जांपल है बार्क्लेज बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं यहाँ से बैठ के बाहर की कंट्री में कोई ट्रांजैक्शन करूंगी तो उस टाइम पे ये मुझे हेल्प करेंगे उस चीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए। इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट ये देता है। बिल्स, मेरे जो बिल्स होते हैं उसको डिस्काउंटिंग करना, वो भी डिटेल में देखेंगे हम। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, की बाहर की कंपनी में मैंने कुछ पैसा डाल के रखा है तो उसके ऊपर जो भी डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो उसको ट्रांजैक्ट करने में, उसको कन्वर्ट करने में ये एक्सचेंज बैंक क्लियर करता है। क्लियर है?
सो नेक्स्ट हमारा आता है एक्सचेंज बैंक, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये बैंक कहां पर होती होगी। क्या बोल रहे हैं वो, रूरल। रूरल मतलब क्या, जो गांव साइड्स होते हैं उस एरिया के लिए बनाया गया। अब ये लोग स्टैब्लिश कब हुआ था, इट हैज बीन स्टैब्लिश इन 1975 में ये स्टैब्लिश हुआ था। और अब देखो ये रूरल बैंक्स होते हैं, तो डेफिनेटली जब रूरल साइड में कोई बैंक चलते हैं तो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहता, और ये गवर्नमेंट बैंक मोस्टली इसको गवर्नमेंट से चलाती है। तो इस बैंक को चलाने के लिए जो पैसे की फंडिंग दी जाती है कि भाई ये बैंक है, अब यहाँ पे तो जो, क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों के पास इतना पैसा नहीं, कि कभी कभी ऐसा होता है कि वहां के बहुत सारे बैंक बहुत ज्यादा लोन्स में चले जाते हैं, डेप्ट में चले जाते हैं, उनका लॉसेस चलते हैं, बिकॉज वहां पे लोग उतने टाइम पे रीपे नहीं कर पाते। तो इनको चलाने के लिए स्पॉन्सर्स कौन करते हैं, तो जितना भी ये चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट इसमें 50% का होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो रहेगी वो 15% देगी। स्पॉन्सर्ड बैंक मतलब जो बड़ी बड़ी बैंक, जो कमर्शियल बैंक जैसे एचडीएफसी जैसी बड़ी बड़ी बैंक है, ये उसमें थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट करके हेल्प करती है, तब जाके ये जो रीजनल साइड, जो रूरल साइड्स के बैंक है वो चलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरीली डिपॉजिट, ये स्टार्ट कहाँ पे किया जाता है, जितने भी रूरल और सेमी अर्बन एरिया, सेमी अर्बन मतलब थोड़ा बहुत डेवलप हुआ लेकिन पूरी तरीके से वो एरिया डेवलप नहीं हुआ। जैसे कोई रूरल एरिया, उसके अंदर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आ गई, एक दो मॉल्स आ गए, सिटीज आ गए, बट अभी भी वहां पे डेवलपमेंट बाकी है, तो उसको सेमी अर्बन एरियाज बोलते हैं। और ये बैंक जो रहती है, जो गांव साइड के लोग होते हैं, जो फार्मर्स, ये सारे लोग होते हैं, उनको लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करती है। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक्सचेंज बैंक का काम क्या था, कि करेंसी को एक्सचेंज के टाइम पे हेल्प करना। रीजनल रूरल बैंक की रूरल साइड के जो भी लोग हैं, जिनको अपने समझो एग्रीकल्चर करना, ट्रैक्टर की जरूरत होगी, प्लफिंग की जरूरत होगी, सीड्स की जरूरत पड़ती होगी, तो उस टाइम पे इनको लोन प्रोवाइड करना, इनको फैसिलिटी देना, ये सारी चीजें रूरल, रीजनल रूरल बैंक करती है। रीजनल रूरल बैंक शॉर्ट फॉर्म इसका होता है आरआरबी। तो आरआरबी जो रहता है उसको चलाता कौन है, तो इसमें स्पॉन्सरशिप 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 15% स्टेट गवर्नमेंट देती है, 35% जो अलग अलग स्पॉन्सर्ड बैंक होती है वो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, दो टॉपिक आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है सेविंग बैंक। अब सेविंग बैंक देखो क्या होता है, सेविंग का मतलब इसका एक ही एम होता है कि भाई लोगों के अंदर पैसे को बचाने की आदत बढ़नी चाहिए। क्या बोला उसने, देखो, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एनकरेज सेविंग हैबिट अमॉन्ग दी पीपल। सेविंग बैंक क्यों बोला, कि भाई मेरे पास महीने का 10,000 आया, मैंने 7-8 हजार अपने घर में खर्चा कर दिया, अब मेरी आदत है कि मेरे पास पैसा पड़ा रहेगा तो खर्च हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे उसको जाके मैं बैंक में रख दूंगी। अब बैंक में वो सेव रहेगा, जब मुझे बाद में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब उस पैसे को निकालूंगी। तो इसके लिए सेविंग बैंक को स्टार्ट किया गया था। सेविंग बैंक में जितने भी कमर्शियल बैंक आप जैसे एचडीएफसी ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, ये सारी जो बैंक है ये सारी की सारी सेविंग बैंक है, जहां पर आप अपने मंथली का कुछ इनकम में से पैसा वहां पे सेव कर सकते हो। पोस्टल सेविंग बैंक, पोस्टल सेविंग्स बैंक क्या होता है, जो पोस्ट ऑफिस में आप जाके पैसा, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज होती है जिसको गवर्नमेंट चलाती है, तो ऐसे बहुत से पोस्ट ऑफिस बैंक होते हैं जहां पर जाकर आप पैसा जमा कर सकते हो। ठीक है, सेविंग बैंक भी क्लियर होता है। तो लास्ट आते हैं हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट के देखो, आप लोग ना इसको नाम को पढ़ोगे ना तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। अब एक्सचेंज बोला मतलब भाई चेंज करने के टाइम पे आ रहा है, रूरल बैंक बोला मतलब गांव में है, सेविंग मतलब पैसे को जमा करने की आदत होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कि भाई मेरे पास पैसा है बट मुझे ये नहीं पता है कि मैं कहाँ डालूं, मैं बिजनेस में कैसे डालूं, इतना पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, मेरे पास इतना डेटा नहीं है कि मैं सर्वे कर पाऊं। तो ये जो बैंक होते ये बेसिकली एक तरीके से एडवाइजरी होते हैं। एडवाइजरी कैसा, जो आपको सजेस्ट करता है कि भाई आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आपको यूनिक ट्यूटोरियल टाइम टू टाइम सजेस्ट कर रहा है कि भाई पेपर्स आ रहे हैं, ऐसे तैयारी करो, ऐसे पेपर्स लिखो, टाइम मैनेजमेंट हम बता रहे हैं, हर चीजों को हम जैसे सजेस्ट आपको करते हैं ना, उसको बोलते हैं एडवाइजरी। तो वैसे ही जो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं वो एक एडवाइजरी असिस्टेंट्स होते हैं, किसके लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, कि वो उनको एडवाइस करते हैं कि भाई कहाँ पे पैसा डालना चाहिए, कितने पैसे डालना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये यहाँ तक कि आपको फैसिलिटी देते हैं अंडरटेकिंग द रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस। ये पूरे मार्केट का, आप जिस मार्केट में पैसा डालना चाहते हो उस पूरे मार्केट का ये आपको रिसर्च करके देंगे, और रिसर्च करने के बाद ही आपको एडवाइस करेंगे, क्योंकि मे भी हमारे पास इतना डेटा नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं डिटेल रिसर्च करूं, तो ये मुझे वो रिसर्च करके देंगे और मुझे बताएंगे अच्छा आपके पास इतना पैसा है, एक काम कीजिए आप इसको यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए, आपने इस चीज को यहाँ पे डाल दीजिए। तो ऐसी चीजें ये हमको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दे डिड नॉट डील विद द जनरल पब्लिक, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक है उनके, कोई भी पब्लिक आई वहां पे जाके पैसा जमा कर दिया, ऐसा नहीं। मतलब जो कोई बिजनेस होगा या कोई पर्सन, मतलब जिसका इन्वेस्टमेंट का पर्पस है, हाई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ये लोग उसी से बात करते हैं, जनरल पब्लिक से ये डील करते नहीं है।
ठीक है, तो हमारे टोटल अभी तक कितने पॉइंट्स हो गए? 8 पॉइंट्स। हमारा जो बैंकिंग के टाइप्स ऑफ बैंक के टोटल 9 पॉइंट्स है, जिसमें से हमने अपने 8 पॉइंट्स क्लियर कर दिए। कौन कौन सा देखा? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक एंड लास्ट नॉट द लिस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक। 8 पॉइंट्स हो गए। अगर नेक्स्ट के ये जो चार देखते हो, सेंट्रल बता दिया था, आरबीआई बैंकर्स बैंक होता है, कमर्शियल बता दिया था, एचडीएफसी जो इकोनॉमी को हेल्प करता है संभालने में, कॉर्पोरेटिव बैंक बता दिया था मैंने, जहां पे ये नॉर्मली रूरल साइड्स में फार्मर्स के लिए स्टार्ट किया जाता है। इंडस्ट्रियल को डेवलप करने के लिए किसी को फंडिंग चाहिए तो आईडीबीआई रहता है। अगर मुझे मेरे बाहर की कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन करना है तो उस टाइम पे पैसे के एक्सचेंज के लिए एक्सचेंज बैंक है। गांव साइड में रीजन एरिया को डेवलप करने के लिए आरआरबी आता है। उसके बाद पैसे की आदत बचाने के लिए सेविंग बैंक आता है, और मुझे पैसा कहाँ डालना चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक। होप सो आपको ये 8 पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो अब हम फटाफट चलते हैं हमारे नेक्स्ट 9th वाले पॉइंट्स पे, जिसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देर किए चलते। जैसे मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग के जो 8 पॉइंट्स थे वो नॉर्मली आपने सिंपल 3 to 4 लाइंस में मैंने कंप्लीट कर दिए। बट आपको जो 9th वाला पॉइंट्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन है कि उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं, जो कि आपके शॉर्ट नोट्स के लिए इधर या तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में 3 to 4 मार्क्स के लिए वो आना बहुत हद तक पॉसिबल रहता है। तो अगेन आप इसको एक वीवीआईपी क्वेश्चन की तरह कंसिडर कर सकते हो। है तो ये एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट, बट ये खुद में एक खुद बड़ा सा क्वेश्चन है। वाह वाह, क्या डायलॉग हो गया है कि नहीं। चलो देखते हैं। तो 9th वाले पॉइंट का नाम क्या है? स्पेशलाइज्ड बैंक। अभी स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब देखो, सारे बैंक नॉर्मली स्पेशलाइज्ड है कि भाई इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, लेकिन ये जो बैंक्स होते हैं इनका काम बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। कमर्शियल बैंक जैसे सेविंग्स भी ले रही है, बड़े लेवल पे लोन भी दे रही है, सब कुछ कर रही है। बट ये जो तीनों बैंक्स होते हैं इनका काम बहुत हद तक फिक्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक से मैटर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्पेशलाइज्ड बैंक में आता है एक्सिम। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एक्सिम पढ़ते हैं इसको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या? देखो अभी आपने एक देखा था एक्सचेंज बैंक, हाँ, उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। एक्सचेंज बैंक का मतलब क्या है कि अगर जो मैं ट्रांजेक्शन करती हूँ तो उस टाइम पे मेरे करेंसी को कन्वर्ट करना है मुझे, मतलब रुपीज को डॉलर, डॉलर से रुपीज में करना है, तो मुझे किसकी जरूरत होती है? एक्सचेंज बैंक की। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या करता है पता है? कि अगर मुझे मेरे कोई प्रोडक्ट को बाहर बेचना है और उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स लगेंगे, एक अच्छी खासी फंडिंग लगेगी, या फिर मुझे बाहर से कोई चीजें कंट्री में मंगवानी है तो उसके लिए भी मुझे बहुत ज्यादा फंडिंग लगेगा, तो ये मेरी करेंसी को चेंज नहीं कर रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए मेरे जो फाइनेंसिंग खर्चे आएंगे, जो पैसों के खर्चे आएंगे, वो लोन, एज अ लोन मुझे कौन देता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द एक्सचेंज बैंक एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सचेंज बैंक का काम है सिर्फ करेंसी को कन्वर्ट करके देना, बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का काम होता है कि आपका जो प्रोसीजर लगने वाला है, मतलब प्रोडक्ट को पैकेजिंग करना, फिर उसको शिपिंग करना, वॉयज पॉलिसीज, जितने भी इंश्योरेंस, मतलब वो सारी चीजों के लिए यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एंड इन दैट सिचुएशन दे आर द वन who will help you for that फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, कि भाई वो आपको हेल्प करेंगे कि अच्छा ठीक है आपको ये चीज की जरूरत है, आपको ये चीज की जरूरत है, हम आपको बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको देते हैं? एक्सपोर्टर को और इंपोर्टर को। इंपोर्टर को जो सामान मंगवा रहा है, एक्सपोर्टर जो सामान बेचने वाला है। फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विस, कि जो मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाली हूँ वो सर्विस मेरी प्रॉपर चले, उसके लिए मुझे ये लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, ये दोनों आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। अब ये आता है सिडबी। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? सिडबी। सिडबी इज व्हाट? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। देखो इसमें भी नाम से पता आपको चल गया कि बहुत सी ऐसी, अभी इंडिया के अंदर हम लोग ने देखा कि सिर्फ एग्रीकल्चर जो है हम एक टाइम तक करते गए थे, पर एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा था, बिकॉज लैंड जो था लोगों ने अपना एक तरीके से कैप्चर कर लेते कि भाई इतनी मेरी जमीन है, तो वो लिमिटेड, जिसके पास है बहुत ज्यादा है, जिसके पास जमीन नहीं है कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आ गया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई जिसके पास लैंड नहीं है, हाउ मतलब वो अपने इनकम को कैसे जनरेट करेंगे, हाउ दे विल इनक्रिएट देयर इनकम्स। सो इन दैट सिचुएशन ये डिसाइड किया गया कि भाई अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, तो इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सबके पास एम्प्लॉयमेंट आएगा। अब जिसके पास बड़ी इंडस्ट्री है वो तो कर ले रहा है, पर छोटी इंडस्ट्री होगी तो भले उसमें 10 लोग को नहीं, 2 लोग को तो काम मिलेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि जितनी भी ये स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको भी डेवलप करो, और उनको डेवलपमेंट के लिए जो भी फंडिंग की जरूरत होती है वो लोग कहां से लेते हैं? दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, देखो ये स्टार्ट कभी हुआ था? 2 अप्रैल 1990। नंबर्स जो रहते हैं, ईयर्स जो रहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा करो, मैं पॉसिबल रहता है ये ऑब्जेक्टिव्स में आप सकेगा।
तो ये सेटअप हुआ था 2 अप्रैल 1990 में, और पार्लियामेंट एक्ट जब पास हुआ था उसी टाइम पे इसको भी पास ऑन किया था। इनका प्रमोट करना मतलब इनका बढ़ाने का काम किया है। एकदम छोटी इंडस्ट्री, एकदम छोटी इंडस्ट्री मतलब समझो उनका जो टर्नओवर होगा ना, वो टर्नओवर 10 से 11 लाख के बीच का रहता है। स्मॉल इंडस्ट्री जिनका टर्नओवर आप समझिए 1 करोड़ 5 करोड़, एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जिसका 100 करोड़ में टर्नओवर जाते। तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज होते हैं इनको अपना कंटिन्यू अपने फंक्शंस, अपने इंस्टीट्यूशन के खर्चे, पैसा, मार्केटिंग, प्रमोशन, ये सब के लिए इनको फंडिंग की जरूरत पड़ती रहती है। तो कभी कभी इनके पास अवेलेबल फंडिंग, इनके पास थॉट बहुत अच्छा है, इनके पास प्लान बहुत अच्छा है, बट पैसे की कमी आती है। तो अपनी इंडस्ट्रीज को एनहांस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ये जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, ये जो रहता है छोटी, बड़ी और मीडियम, इन सभी बैंक्स को नहीं, इन सभी कंपनीज को ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या करता है, मुझे कोई प्रोडक्ट बाहर बेचना है या खरीदना है तो उसके लिए मुझे पैसे की अगर जरूरत है तो वो देगा। इंडस्ट्रीज, मुझे मेरी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है, पैसे की जरूरत है तो सिड भी देगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका शॉर्ट फॉर्म है नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। अब नाबार्ड क्या होता है, देखो इसके अंदर भी ना वर्ड से समझेगा। ये बैंक एक तो सबसे पहले किसके ऊपर फोकस कर रही है, एग्रीकल्चर। उसके बाद एक किसके ऊपर फोकस कर रही है, रूरल, क्योंकि एग्रीकल्चर होता कहाँ पे है, रूरल साइड्स में होता है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एपिक्स। एपिक्स मतलब क्या होता है, सबसे प्रायर मतलब सबसे ऊपर वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर के लिए और रूरल सेक्शन, जितने भी गांव वाले एरिया है उनके लिए ये आपको लोन देती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जब ये देती है तो जिसको थोड़े टाइम के लिए क्रेडिट चाहिए उसको भी देती है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर फंडिंग चाहिए तब भी देती है। बट यहाँ पे इसका एक पॉइंट है कि नाबार्ड जो है किसी भी प्राइवेट पर्सन को लोन देती नहीं है। मतलब आरआरबी अपने पढ़ा था ना, रीजनल रूरल बैंक, फिर आपने स्पेशलाइज बैंक मतलब स्पेशलाइज नहीं, रीजनल रूरल बैंक आपने पढ़ा था, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक पढ़ा था। तो वो बैंक एक, ये जो है एक जैसे आरबीआई है, तो आरबीआई में कभी भी कॉमन पब्लिक जाके पैसा नहीं डालेगी, मतलब सेंट्रल बैंक है। उसी तरीके से ये जो नेशनल नाबार्ड बैंक होता है इसमें कोई कॉमन पब्लिक जाके पैसा नहीं करता है। ये जब लोन देती है तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एग्जांपल देखो जैसे कि समझो एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, अभी एग्जांपल मैं दे रही हूँ, एचडीएफसी बैंक का तो नहीं, समझो एक तरीके का, या फिर एक्सवाईजेड ले लो आप। एक्सवाईजेड एक बैंक है और ये बैंक कहाँ पे, रूरल साइड में। ठीक है, ये रूरल साइड में लोगों को लोन वोन प्रोवाइड करती है। अब इस गांव में एक गांव है, समझो विरार करके एक गांव ले लिया है, तो वो भी सिटी, लेकिन एग्जांपल ले लो कि विरार में कम से कम 1000 लोग रहते हैं। अब ये 1000 लोग एग्रीकल्चर करते हैं। अब एग्रीकल्चर करने के बाद इन लोगों को पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो अब ये किसके पास जाएंगे, एक्सवाईजेड बैंक। एक्सवाईजेड बैंक मतलब क्या, एक रीजनल रूरल बैंक है जो रूरल एरियाज को देती है। पर इसके पास जब फंडिंग की कमी पड़ेगी तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा नाबार्ड के पास। नाबार्ड कभी भी कॉमन पब्लिक को फंडिंग देगी नहीं। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये जब पैसा देती है तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही देती है, ये कभी भी कॉमन पब्लिक के बीच में आकर लोन या एडवांसेस देती नहीं है। सो होप सो जितने इजी वे में मैं आपको ये चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कर सकती थी मैंने किया। अगर आपको और भी कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट में करके बताइए, डेफिनेटली मैं 1 to 1 ट्राई करूंगी हर बच्चे के डाउट को क्लियर करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारे 9 पॉइंट्स, जो टाइप्स ऑफ बैंक के 9 पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए। अगर अब आपको इसके अंदर ये 9 पॉइंट्स में कुछ भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं पर्सनली आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। तो यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक्स है वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। ऑलरेडी हमारा टाइप्स ऑफ बैंक्स का जो पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब अगेन एक टॉपिक है बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा, बस थोड़ा सा लेंदी है, मतलब आप अपने इसके पॉइंट्स को बाहर कर लीजिए, अंदर का एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो अगर आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के बारे में आपने पढ़ लिया था कि कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि हम जैसे कॉमन पब्लिक को डेली पैसा डिपॉजिट करना है, लोन्स चाहिए, तो वो सारा हमको हेल्प कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। ठीक है, तो अब इसके बेसिकली दो फंक्शंस है, एक दो पार्ट में इसके फंक्शंस को डिवाइड किया। प्राइमरी मतलब जो काम इसको करना ही है,
एंड सेकेंडरी फंक्शन। तो पहले ये जो हम पूरा पढ़ेंगे प्राइमरी फंक्शन, इसके बाद हम देखेंगे उसके सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन देखते हैं। प्राइमरी फंक्शन के अंदर भी आप इसको देखोगे तो ये एक्चुअल में 2 से 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है कि ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, ध्यान से समझना, पॉइंट के अंदर पॉइंट, पॉइंट के अंदर पॉइंट है, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर पहले वो क्या करेगा कि हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। उसके बाद पहले हमने जो हमारे पास जो पैसा हम उसके पास रखेंगे, उसके बाद जब भी हमें लोन या एडवांस चाहिए वो हमें प्रोवाइड करता है। अगेन functions are divided into two types, primary and secondary. Primary, again there is two types. First, पैसा लेता है, that is accepting deposit, then पैसा देता है, that is granting the loans and advances. Clear? तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर पहला चीज क्या है, एक होता है पहला कि वो टाइम डिपॉजिट देता है, फिक्स डिपॉजिट देता है। अब टाइम डिपॉजिट क्या होता है कि मेरे पास समझो 4-5 लाख रुपए मैंने जाके अकाउंट में डाल दिया और मैंने बोल दिया कि अब ये पैसा मुझे कम से कम 5 साल के बाद चाहिए, तो वो पैसा मुझे तभी मिलेगा जो डेट मैंने दिया। मतलब अगर मैंने उनको बोला कि मुझे 5 इयर्स के बाद चाहिए, तो ये पैसा मुझे 5 इयर्स के बाद ही मिलेगा, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। रीपे टू द कस्टमर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम, मतलब 5 साल खत्म होने के बाद, एक्सपायरी का मतलब खत्म होने के बाद मुझे वो पैसा वापस मिल जाएगा। क्लियर हो गया? रोज का रोज नहीं डालते, एक साथ लमसम मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं जाके अकाउंट में डाल दूंगी और मेरे को बाद में वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट, अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ मतलब 90% टाइम डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट सेम होता है, बट टाइम डिपॉजिट में अगर आपने एक बार पैसा डाल दिया तो आप चाहे कुछ भी हो जाए 5 इयर्स तक आप निकाल नहीं सकते हो। बट एफडी में थोड़ा सा सिचुएशन अलग होता है। एफडी में कैसा होता है कि अगर मैंने पैसा अकाउंट में डाला, 5 साल के लिए डाला, बट मुझे 1.5-2 साल में वापस से पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैं पैसा निकाल सकती हूँ। ये दोनों सिचुएशन में जब आप अपना पैसा बैंक के पास जमा करते हो, तो आप जब इस पैसे को निकालोगे तो बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट। जैसे कि आपने समझो 5 लाख रुपया बैंक के अंदर डाला है, ठीक है, बैंक बोलते हैं हम आपको 2% इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे, तो 2% के ऊपर ये हो गया 10,000, तो आपको हर साल का 10,000 मतलब 5 साल के बाद अगर आप निकालते हो तो आपको 5 साल के बाद कुछ इसके ऊपर 50-60 हजार रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, सो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो इस तरीके से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वो लोग करते हैं। तो टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट दोनों पे इंटरेस्ट मिलता है, पर टाइम में एक बार डाल दिया तो पैसा वापस हम नहीं निकाल सकते, फिक्स में इमरजेंसी मुझे पड़ गई तो मैं पैसे को वापस निकाल सकती हूँ। सेविंग्स अकाउंट में भी जब आप पैसा रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट सेविंग के कंपेयर में फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग में देखो ध्यान से समझो, देखो क्या होगा, टाइम ऑफ फिक्स में मैंने क्या बोला कि मेरे पास लमसम अमाउंट होगा, मतलब 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, जितना भी होगा, पर मैं रोज का रोज नहीं डालूंगी। मेरे पास जो कैश पड़ा है मैं वो एक साथ लेकर जाऊंगी और बैंक में जमा कर दूंगी और एक टाइम के लिए मैं जमा करके रख दूंगी। बट रिकरिंग जो रहता है वो सैलरी वाला पर्सन भी स्टार्ट करता है या फिर जिसका बिजनेस है वो भी स्टार्ट कर सकता है। बट इसमें क्या होता है कि मैंने डिसाइड किया कि रोज का मैं 1,000-2,000 इसमें रोज का डालूंगी। जैसे बिजनेस है तो बिजनेस में रोज के पैसे आते हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं मेरे बिजनेस का कुछ ना कुछ पैसा डेली डिपॉजिट करूंगी ताकि मुझे उस पर आगे जाके कुछ प्रॉफिट मिले। तो टाइम और फिक्स में आप डेली नहीं जमा करते, एक साथ लमसम जमा करते हो। रिकरिंग में आप रोज, देखो क्या दिया, बिजनेस पर्सन सम अकाउंट इज डिपॉजिट गेट एवरी मंथ, हर महीने का। मैंने आज मेरे पास 1,000 रुपए, 10,000 मेरे पास आया तो 10,000 में से 2,000 मैंने आज सेविंग्स में डाल दिया, फिर मेरे पास नेक्स्ट महीने आया फिर उसमें से डाल दिया। तो हर महीने, रोज नहीं, सॉरी रोज वाला वर्ड गलत किया था, हर महीने मैं इसको जाकर अकाउंट में डिपॉजिट करूंगी। होप से ये पार्ट क्लियर हो गया है। एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एक टाइम के लिए दे दिया तब तक के लिए, फिक्स डिपॉजिट सेम होता है बट इसमें मैं निकाल सकती हूँ, इसमें निकाल नहीं सकती हूँ। रिकरिंग एवरी मंथ, बिजनेस पर्सन या सैलरी पर्सन जाकर उसमें अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, मैंने मेरे अकाउंट में 10,000 रखा है, अब मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, एज ए यूजुअल मैंने, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे खोलना, मैंने मेरे अकाउंट में 10,000 डाल दिया, मैंने सेविंग अकाउंट खुलवाया, बट उसके अंदर भी मेरा डिमांड डिपॉजिट रहेगा। अब 10,000 मुझे जरूरत पड़ गई 5,000 की, मैं एटीएम में गई, वहां पे मैंने स्वाइप किया और मैंने 5,000 निकाल दिया। मतलब जब भी मुझे पैसे की जरूरत होगी, ना कोई फिक्स टाइम होगा ना कोई डेट होगा डालने का, या मुझे उससे पैसा विड्रॉवल के लिए या इनपुट के लिए कोई डेट या टाइम नहीं होता है, मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तब मैं पैसा अपने अकाउंट से निकाल सकती हूँ। दैट इज डिमांड डिपॉजिट, कि जो पैसा डिपॉजिट किया है जब आपको उसका डिमांड होगा आप उसको निकाल सकते हो।
ठीक है। इसके अंदर दो तरीके के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। नॉर्मल होता है जो आप अपने कमर्शियल बैंक्स में जाके जो हम लोग नॉर्मल अकाउंट खुलवाते, तो वो सेविंग अकाउंट में बोला भाई मुझे सेविंग अकाउंट खुलवानी है, तो सेविंग अकाउंट के अंदर मैं क्या करूंगी, डेली का पैसा डालूंगी। आज मैंने 10,000 डाला, कल मुझे खर्चा करना 2,000, मैं पैसा निकालूंगी। तो जब मैं पैसा निकाल सकती हूँ, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 5 साल 6 साल का टाइम पीरियड नहीं है, दैट इज कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, चलो तो ए वाला पार्ट क्लियर हो गया प्राइमरी फंक्शन का। प्राइमरी फंक्शन में जहां पे हम पैसा जमा करते हैं उसके अंदर हमने क्या देखा, टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के अंदर दो पार्ट देखा, सेविंग बैंक एंड करंट बैंक। मतलब डिमांड डिपॉजिट में सेविंग बैंक में भी स्टार्ट करवा सकते हो। सेविंग बैंक कौन खोलता है, मोस्टली सैलरीड पर्सन, जिसकी सैलरी होती है हर महीने की, वो खोलता है। करंट अकाउंट कौन खोलते हैं, करंट अकाउंट कभी भी देखो, करंट अकाउंट वाले, अगर मेरा आज करंट अकाउंट है, मेरा क्लासेस चलता है, तो क्लासेस में मैंने अपना करंट अकाउंट ओपन करके रखा है, तो मैं करंट अकाउंट खोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेविंग नहीं खोल सकती हूँ। मैं मेरा पर्सनल, मैंने क्लासेस के नाम से करंट अकाउंट खोला है, बट मेरा खुद का सेविंग अकाउंट भी होगा। बट जो सैलरी वाला पर्सन होता है उसका, अगर उसका बिजनेस नहीं है तो वो करंट अकाउंट नहीं खोल सकता है, फिर उसका खाली सेविंग अकाउंट होता है। चलो तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। स्टार्ट करते हैं अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट, ग्रेडिंग लोन्स एंड एडवांटेज। पहली चीज में क्या हो गया कि हमने उसके पास डिपॉजिट जमा किया, अब हम उससे जब भी मुझे पैसे की जरूरत होगी, मैं जाके बैंक को बोलूंगी कि भाई तुझे इतने टाइम तक मैंने पैसा जमा करा, अब मुझे जरूरत है, मुझे थोड़ा सा पैसा दे दे। तो पहले वो हमको लोन देता है। लोन कितने टाइप का होता है, 3। जब मैं 1 साल के लिए लोन लेती हूँ कि भाई मैं, मेरे को आज दे रही हूँ, आज सितंबर 2024 चल रहा है, आज पैसा दे दो, मैं नेक्स्ट 2025 में आपको क्लियर कर दूंगी, सिर्फ 1 साल का लोन लिया, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन। मैंने अगर 5 साल, 1 से 5 साल तक के बीच में लोन लिया, तो उसको बोलते हैं मीडियम टर्म लोन। और अगर मैंने 5 साल से ज्यादा के लिए, 7 साल 8 साल के लिए लोन लेके रखा, जैसे हम फ्लैट खरीदते, तो जब हम घर वर खरीदते तो जो लोन लेते बेसिकली वो 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है। कार खरीदते हो तो 3 साल के लिए लोन होता है, 5 साल के लिए भी होता है, लेकिन 5 के अंदर होता है, तो उसको बोलते हैं मीडियम टर्म लोन। जब आप घर खरीदते हो तो 10 साल 20 साल, मतलब मोर देन 5 इयर्स होता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं एडवांसेस। मुझे चाहिए कि भाई मेरे पास, मैं आपके पास हमेशा पैसा जमा करती हूँ, बट कभी कभी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा कि मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, तो बैंक मुझे क्या फैसिलिटी देती है, बैंक बोलते हैं हम आपको कैश क्रेडिट देंगे। कैश क्रेडिट मतलब क्या, मेरे बिजनेस में मुझे मार्कर का खर्चा रोज लगने वाला है, मुझे बोर्ड के खर्चे, मेरे रेंट, ये सब खर्चा लगने वाला है, मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल रेगुलरली इंटीग्रेटेड होने वाला है। तो उस टाइम पे बैंक बोलता है कि ठीक है, आपको कैश क्रेडिट चाहिए, लीजिए, अब हमसे 10 लाख लेके जाइए, आप अपने बिजनेस पे लगाइए। बट ये जो कैश क्रेडिट आपको देती है, ये एक सेविंग अकाउंट पे भी मिलता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लिया जाता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप बेसिकली एक तरीके से कैश क्रेडिट उठा रहे हो। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देखो क्या होता है, समझो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए रखा है, ठीक है, बट बैंक में अगर आपके ट्रांजेक्शन अच्छे होते हैं ना, तो आपको क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि भाई इसका कभी भी कोई चेक बाउंस नहीं हुआ है, कभी भी इसने कोई, हर जितने भी लोन आज तक लिए वो रीपे लिए, तो अगर आपकी क्रेडिट अच्छी है, और बेसिकली करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, सेविंग वालों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए, लेकिन मुझे इतनी इमरजेंसी आ गई है कि तुरंत की तुरंत मुझे 25,000 की जरूरत है, अब मेरे पास तो पैसे है नहीं, मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 10,000 है, तो मैं क्या करूंगी, मैं बैंक को जाकर बोलती हूँ कि आप मुझे फिलहाल के लिए 25,000 दे दीजिए, बाद में जैसे मेरे पास आएगा, एक टाइम पीरियड होता है कि इतने महीने पे पे करना है, तो जैसे मेरे पास पैसा होगा, इस पैसे को सिर्फ इतना ही नहीं देना होगा, जब भी दूंगी मैं आपसे 25,000 के ऊपर आपको 200 का इंटरेस्ट लेके, वो हम डिसाइड नहीं करते, वो बैंक डिसाइड करता है, मैंने एग्जांपल दिया, तो 25,000 मैं आपको बाद में रीपे कर दूंगी, लेकिन जब भी मैं उनको ये 25,000 रिटर्न करूंगी, उस 25,000 के ऊपर मुझे मेरा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द ओवरड्राफ्ट। मतलब मेरे अकाउंट में जितना पैसा नहीं है, मैं उससे ज्यादा पैसा निकाल कर यूज करती हूँ, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, क्लियर हो गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब देखते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलो ध्यान से समझो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बहुत लोगों को डाउट रहता है कि डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि मैंने, मेरा मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों ने ट्रांजेक्शन किया, मिस्टर ए ने बोला कि भाई मुझे सामान दे दे, मैं जो है, अब समझो दोनों के बीच में 1 लाख का सामान हुआ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1 लाख का सामान खरीदा और मिस्टर बी ने दे दिया, तो मिस्टर ए ने बोला कि अभी उन लोग के बीच में बहुत अच्छा है, हमेशा टाइम टू टाइम देते हैं, तो मिस्टर ए ने बोला कि मेरे पास इस महीने पैसे नहीं है, मैं आपको अगले महीने के 20 तारीख तक पैसा दे दूंगा। उन्होंने पेपर पे साइन वाइन करके ले लिया। अब अचानक से ऐसा हो गया कि मिस्टर बी को कुछ इमरजेंसी आ गई,
उन्होंने बोला कि भाई मेरे को ये जो तू नेक्स्ट महीने पैसा देने वाला था ना, ये मुझे तुरंत के तुरंत चाहिए क्योंकि मुझे इमरजेंसी है। अब मिस्टर ए के पास तो पैसा है नहीं, तो वो क्या करेंगे? तो मिस्टर ए जाता है अपने बैंक के पास, बैंक को बोलता है कि सर आप ये जो मेरा 1 लाख रुपया है, मेरे फ्रेंड को मुझे इमरजेंसी में तुरंत के तुरंत पैसा देना है, तो आप मेरे बिल को एक्सचेंज कीजिए। मतलब अब ये 1 लाख का पेमेंट मिस्टर बी को कौन करेगा? बैंक करेगा। जब बैंक करेगा तो इस 1 लाख में से वो पूरा का पूरा पैसा नहीं देगा, वो कितना देगा? 90,000, क्योंकि वो 2,000 क्या कर लेगा? खुद के पास रख लेगा। अब उसने अभी देने वाला कब था? 10 अप्रैल को देने वाला था, समझो 10 अक्टूबर को देने वाला था, पर 30 सितंबर को इसको इमरजेंसी आ गई, तो ये 30 सितंबर को बैंक ने तो मिस्टर बी को पैसा दे दिया। अब मिस्टर बी के पास तो पैसा चला गया, लेकिन बैंक जो बोलती है कि जो डेट पे तुम ये 10 अक्टूबर को मिस्टर बी को पैसा देने वाले थे, उसी डेट पे पूरा का पूरा 1 लाख हमको लाकर आपको देना पड़ेगा। मतलब 1 लाख में से बैंक ने बी को दिया कितना? 90,000। ऑन द स्पॉट उसको जरूरत थी, उसके बिल को डिस्काउंट कर दिया, लेकिन जब ए वापस से बैंक को पैसा भरेगा तो वो पूरा का पूरा भरेगा, एंड दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो प्राइमरी फंक्शन है बहुत लेंदी, बट छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको बाहर करना है। 2 पार्ट में डिवाइड है, एक्सेप्टिंग लेना, ग्रांटिंग देना। एक्सेप्टिंग में टाइम फिक्स, रिकरिंग एंड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कौन लिखता है? सेविंग एंड करंट। ग्राइंडिंग में लोन 3 टाइप के होते हैं, 1 साल शॉर्ट, 1 और 5 से साल मीडियम, 5 से ज्यादा लॉन्ग। फिर एडवांस में कैश क्रेडिट होता है कि मेरे वर्किंग कैपिटल के लिए डेली का पैसा देंगे, जितना मेरे अकाउंट में उससे ज्यादा मुझे निकालना है तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मुझे इमरजेंसी में पैसा देना है तो बैंक मेरे बिल्स को एक्सचेंज कर देगी। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है खत्म। स्टार्ट करते हैं अब हमारा सेकेंडरी। सो जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट ऑलरेडी हमारा प्राइमरी फंक्शन देख लिया, अब हम देखते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन जैसे 2 पार्ट में डिवाइडेड था, कौन सा था? पहले तो वो लोन्स लेता, मतलब डिपॉजिट्स लेता है, सेकेंड में वो ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, वो लोन्स हमें देता है। सिमिलरली वैसे ही सेकेंडरी फंक्शन भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एजेंसी, एजेंसी का मतलब क्या होता है कि जो मेरे बिहाफ में मैं कुछ काम नहीं कर रही तो मेरे को फैसिलिटी देने के लिए, मुझे आराम देने के लिए मेरे बिहाफ में वो काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। एंड सेकेंड आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है नीड, यूज, जो मेरे नीड में है, जो मेरे काम को खुद कर दे तो मुझे सेटिस्फाई करे, दैट इज यूटिलिटी फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं एजेंसी फंक्शन से। पहला क्या बोला है? पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। पीरियोडिक कलेक्शन क्या होता है? आप किसी कंपनी में काम करते हो, अब कंपनी से आपको सैलरी आएगी, तो हर महीने अगर आप रात के 10 बजे 12 बजे आपको कंपनी में जाने की, मतलब कंपनी तो अब आप जा रहे हो, लेकिन हर बार आपको कंपनी अपने ऑफिस में बुला के पेमेंट नहीं देगी। आप अपने घर पे हो, महीने की 1 तारीख को वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। आपको अपना ईएमआई भरना है, टैक्स पे करना है, सारी चीजों की फैसिलिटी आपको कौन दे रहा है? बैंक। तो ये क्या हो गया? पीरियोडिक कलेक्शन, मतलब पैसे को कलेक्ट करना और मेरा पेमेंट करना। तो टैक्स का पेमेंट, बिल का पेमेंट, ये सारा क्या हो गया? पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। सेकेंड क्या होता है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? ध्यान से समझो। जब आप मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज है, मतलब शेयर्स है, बॉन्ड्स है, तो उसको खरीदते हो या फिर उसको बेचते हो तो आपका एक पोर्टफोलियो बनता है। पोर्टफोलियो मतलब आप समझ जाओ ना कि एक तरीके का इमेज, आपका एक रिकॉर्ड बनता है कि भाई इस पर्सन ने इतना शेयर खरीदा और इतना इसका है। तो वो पोर्टफोलियो बनाने का काम कि मेरे पास कितने शेयर्स है, मेरा शेयर समझो मैंने 2 लाख का शेयर लिया पर मार्केट आज ऊपर गया तो मेरे 2 लाख का शेयर कितने का है? 4 लाख का। तो वो डिटेल मुझे कैसे पता चलेगा? मैं एक एक शेयर को तो नहीं देखूंगी, तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाकर मुझे कौन दे देता है? बैंक। ठीक है। थर्ड आता है फंड ट्रांसफर। अब सपोज आप यहाँ पे रहते हो और कोई सेकंड पर्सन, आपका कोई रिलेटिव जो गुजरात में रहता है, अब हर महीने पॉसिबल नहीं कि आप जाकर गुजरात में उसको पैसे दो, तो बेस्ट चीज क्या कर रहा है? आपके अकाउंट में है, मेरा बैंक एचडीएफसी में है, सामने वाले का बैंक एक्सिस बैंक होगा, मैं एचडीएफसी से एक्सिस में बैंक आराम से पैसा ट्रांसफर कर सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड एज अ फंड ट्रांसफर, कि जब मैं चाहूं तब मैं अपने पैसे को इजीली ट्रांसफर कर सकती हूँ। सेकेंड, डीमटेरियलाइजेशन। ध्यान से समझो, पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपने किसी को पेमेंट किया तो वो आपको रिसिप्ट विसिप्ट देते थे, तो वो फिजिकल फॉर्म में होता था, मतलब कैसा कि वो आपको एक मटेरियल फॉर्म में मिलता था, पेपर मिलता था। आज क्या किया? पेमेंट किया, स्क्रीनशॉट भेज दिया, रखा है। तो आज मुझे कोई पेपर स्टोर करके रखना नहीं है, संभाल संभाल के स्टेपल करके रखना नहीं है। डीमटेरियलाइज मतलब किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो मेरे पास सेव है। तो यही चीज बोला है कि मेरे पैसे को बैंक में जाकर फिर वहां पर रखकर जमा करने इसकी जरूरत नहीं है, वो मेरे पैसे को इलेक्ट्रॉनिक वे में ट्रांसफर भी कर रहा है और सारा मुझे डिटेल भी इलेक्ट्रॉनिक वे में मिल रहा है। नेक्स्ट आता है फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब ध्यान से समझो, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन।
मतलब मुझे मेरे कोई भी कंट्री में, बाहर की कंट्री से अगर कोई ट्रांजेक्शन करना है, जो जैसे हम लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देखा, कोई चीज बेचना है या खरीदना है, तो अगर मुझे कोई भी फॉरेन ट्रांजेक्शन करना है तो उसमें कॉल हेल्प करता है मुझे बैंक. सो दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरेक्स ट्रांजेक्शन. सो व्हाट इज फॉरेक्स ट्रांजेक्शन? जो हमें फॉरेन के साथ ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करता है. तो होप सो आपको एजेंसी फंक्शन क्या क्या करता है, पीरियोडिकली हर जगह से मेरे टैक्सेस को, ईएमआई को, मेरे सैलरी को वो रिसीव करता है. मैं शेयर्स खरीदती हूँ तो मेरे पोर्टफोलियो बना के, मतलब मुझे डिटेल बताता है तुमने इतने का शेयर खरीदा, अब उसकी वैल्यू उतनी हो गई है. मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. जो पैसे में ट्रांसफर करती हूँ उसको इलेक्ट्रॉनिक वे में वो सेव करता है. स्क्रीनशॉट आपने जीपे का और फोन पे का ले लिया उस वे में, और मुझे फॉरेन के साथ ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है. ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, यूटिलिटी. यूटिलिटी फंक्शन मुझे मतलब क्या फैसिलिटी दे रहा है. अब मेरे घर में बहुत गोल्ड रखा हुआ है, कैश है, मुझे डर है कि भाई घर में रखना सेफ है कि नहीं, तो वो मुझे हेल्प करता है कि जब भी मुझे किसी को पेमेंट करना है तो मेरे जो लॉकर फैसिलिटी वो देगा. मेरे जो ड्राफ्ट है, चेक देना, ड्राफ्ट देना, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपने देखा, आपको जब चेक की फैसिलिटी देता है, आपको एटीएम कार्ड देता है, तो ये सब क्या करते हैं कि इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक, कि मुझे पैसे निकालना है बैंक में, आपको बैंक वो क्या बोलता है, लो भाई एटीएम रख लो अपने पास, बैंक में आने की जरूरत नहीं, जहां आपको एटीएम मशीन निकले वहां से कैश निकाल लो. अब मैं कहीं भी होंगे तो पूरी इंडिया में मेरे पास अगर मेरा एटीएम कार्ड है मैं कैश निकाल सकती हूँ, मुझे बैंक का ब्रांच ढूंढने की जरूरत नहीं है. सेकेंड, मेरे पास बहुत सारा, मैंने बोला जैसे मेरे पास बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है, अब मुझे रिस्क है कि भाई घर पे गोल्ड रहेगा तो मे भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं बैंक में जाकर अपने सारे गोल्ड को एक लॉकर खरीदूंगी जिसके कुछ नॉमिनल चार्जेस लगते हैं. ठीक है, वो लॉकर लेकर मैं अपने गोल्ड को बैंक में रख देती हूँ, तो वो मिलता है लॉकर फैसिलिटी. प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब कि अब मैंने बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया. ठीक है, बिजनेस कर, अभी हर्षद मेहता का आपने सीन देखा होगा कि एक जो बैंक थी उसने किस तरीके, एसबीआई जो बैंक थी उन्होंने किस तरीके से गलत एक उसको एक पोर्टफोलियो बना के दे दिया जिससे कोई भी बैंक उसको बड़े बड़े लोन दे देते. तो एक छोटे से बैंक के पास हो गया, उसने अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया, अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लिया और उसको कहीं से भी आराम से लोन मिल गया. वैसे ही अगर मुझे बड़ा लोन चाहिए, अब लोन लेने के टाइम पे मेरा ये प्रॉब्लम है कि भाई मुझे लोन चाहिए लेकिन मुझे लोन मिलेगा कैसे, तो बैंक बोलते हैं ठीक है तुम्हारा ट्रांजेक्शन अच्छा है, तुम्हारा पूरा एनालाइज करके सारी चीजें डिटेल देके हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देंगे, और जब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देंगे तो आप मार्केट में उस रिपोर्ट को लेके कहीं भी जाइए, किसी गवर्नमेंट में चले जाइए, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाइए, कहीं भी जाइए आपको फंड्स इजीली मिल जाएगा. तो मुझे मार्केट में जब पैसा चाहिए तो उसके लिए जो मुझे मेरा क्रेडिट दिखाना है उसको बनाकर देने का काम कौन करता है? बैंक करता है. नेक्स्ट, गिफ्ट चेक. गिफ्ट चेक मतलब क्या होता है कि भाई मुझे किसी को गोल्ड गिफ्ट करना है, चेक गिफ्ट करना है, तो वो मैं यहाँ पर हूँ, बैंक को मैंने बोल दिया, बैंक यहाँ से मुझे वो गोल्ड या चेक जो रहेगा एज ए गिफ्ट भेज देता है. अंडर राइटिंग सर्विस ऑलरेडी हम लोगों ने देख ही लिया, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स होता है, अंडर राइटिंग ऑफ ये कैश होता है, ये सारी चीजें होती है. गोल्ड रिलेटेड सर्विस. गोल्ड रिलेटेड सर्विस क्या कि एक एडवाइजरी की तरह होती है कि आपको गोल्ड खरीदना है आप जाके बैंक से खरीद सकते हो, आपको बेचना आप ले सकते हो. इतना ही नहीं, गोल्ड के इन्वेस्टमेंट होते हैं कि जैसे हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वैसे गोल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, तो उस गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो मुझे हेल्प करता है मेरा एडवाइजरी बनके कि मुझे कहाँ डालना चाहिए और कहाँ नहीं डालना चाहिए. तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंडरी फंक्शन भी था वो भी होता है खत्म. ठीक है, एजेंसी फंक्शन था, यूटिलिटी फंक्शन, प्राइमरी में था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ो, कोई भी पॉइंट ऐसा लगा कि नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली वहां पर आकर आपको डिटेल में समझाने की एक शॉर्ट वीडियो बना के जो भी टॉपिक आपको नहीं समझा उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगी. तो ठीक है, अब आज का बैंकिंग का लास्ट पार्ट, एक जो छोटा सा पार्ट है वो स्टार्ट करते फटाफट, इसके बाद हमारा बैंकिंग का टॉपिक होगा कंप्लीट. सो अब यहाँ पे हमारा जो बेसिकली आप समझिए बैंकिंग सेक्टर ऑलमोस्ट 99% खत्म हो गया. ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जो शॉर्ट नोट में आ सकता है, इसमें से 90% चीजें आपको पता होगी कि क्या होता है. कुछ कुछ चीजें जो नहीं पता वो मैं डिटेलिंग में बता देती हूँ. ई बैंकिंग सर्विस का क्या मतलब होता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस मतलब जब मैं इलेक्ट्रॉनिक वे, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है कि जब नेट बैंकिंग, अब मैं अपने नेटवर्क के थ्रू ये डायरेक्ट पैसे की सेटलमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर. पैसा क्या होता है? एटीएम. एटीएम पता ही होगा कि भाई मेरे पास अगर मुझे कैश की जरूरत है, रात के 10 बजे पैसे की जरूरत पड़ गई, अब हर समय तो मैं बैंक में जाकर लाइन नहीं लगा सकती,
एटीएम मशीन हमको हर जगह पर बना दी गई है और एटीएम मशीन के लिए हमको क्या दे दिया जाएगा, एटीएम कार्ड। वहां पे अब देखो एटीएम कार्ड का, एटीएम मशीन जो रहती है ना उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि सुबह से पैसा हर समय भरा रहता है। सुबह एक गाड़ी आती है जो उसके अंदर पैसे को डालती है और शाम तक जितने यूज होते हैं फिर उसको इसके लिए हाई सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है। तो हर जगह पे ऐसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है उसको सेटअप कर दिया गया क्योंकि पब्लिक को जब चाहिए जहां चाहिए वो अपने उस एटीएम कार्ड को यूज कर पैसा निकाल सकती है। कार्ड्स में हमको दो तरीके के कार्ड दिए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। दोनों में डिफरेंस ध्यान से समझना, ठीक है। डेबिट कार्ड क्या होता है कि मेरे अकाउंट में अगर 10,000 है तो मैं अपने डेबिट कार्ड से 10,000 की शॉपिंग कर सकती हूँ या 10,000 कैश को यूज कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। मतलब बेसिकली जितना अकाउंट में पैसा है उतना ही यूज कर सकती हूँ, उससे ज्यादा का मैं यूज नहीं कर सकती। पर क्रेडिट कार्ड क्या होता है पता है, ये आपको हमेशा नहीं मिलता। जब आपका स्कोर बहुत अच्छा होता है, आपके ट्रांजेक्शन अच्छे होते हैं, आपका मैंने जो क्रेडिट स्कोर का कॉन्सेप्ट बताया था कि आप जब अच्छा ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक स्कोर मिलता है। तो अगर जैसे आपका 750 700 का क्रेडिट स्कोर है तो आपको बैंक देती है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड का फायदा क्या होता है कि सपोज उन्होंने मेरे को क्रेडिट कार्ड दिया कि ये क्रेडिट कार्ड आपका 2 लाख का है और मेरे अकाउंट में 5 रुपया खाली 10 रुपया पड़ा हुआ है पर मेरे को 50,000 की शॉपिंग करना है, मैं ये कार्ड लेकर जाऊंगी, किसी भी जगह से मैं शॉपिंग कर लूंगी और इसको जितना समझो मेरे पास 2 लाख का क्रेडिट कार्ड है, मतलब मैं 2 लाख की शॉपिंग कर सकती हूँ। मैंने जितना भी शॉपिंग किया उसको 45 डेज के अंदर अंदर मैं अगर रिटर्न कर दूंगी तो मुझे उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता नहीं है। पर अगर मैंने 45 डेज को एक्सटेंड कर दिया तो हर महीने का मुझे उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगता है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करना हमसे स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। डेबिट कार्ड बता दिया जितना आपके अकाउंट में है उतना यूज करोगे। अब मुझे किसी को पैसा ट्रांसफर करना है और ऐसा करना है कि भाई एक लिमिट तक, क्योंकि अगर आप जीपे फोन पे करते हो तो एक दिन का कुछ 50,000 या 25,000 हर बैंक का अलग अलग होता है, उतनी लिमिटेशन है। पर अगर मुझे किसी को 1 लाख 1.5 लाख का ट्रांसफर करना है तब मैं क्या करूंगी, तो उस टाइम पे मैं आरटीजीएस करती हूँ, मतलब 2 लाख से कम का अगर है आरटीजीएस करूंगी। आरटीजीएस के अंदर दो होता है कि एक होता है कि भाई मैंने सीधा रियल टाइम सेटलमेंट कर दिया कि 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर ही मेरे को पैसा चाहिए, तो मैं बैंक में जाऊंगी, एक फॉर्म होता है फॉर्म फिल करूंगी, एक चेक बना कर दूंगी और 2 घंटे के अंदर सामने वाले को पैसा मिल जाएगा। और ग्रॉस सेटलमेंट ये बोलता है कि आपका जो अमाउंट रहता है वो एटलीस्ट 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी होगा मिनिमम 2 लाख होना चाहिए। एनईएफटी क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कि भाई अभी मुझे पैसा ट्रांसफर करना है 3 लाख 4 लाख जितना भी करना है, इसमें अमाउंट की लिमिटेशन नहीं है, मुझे ट्रांसफर करना है, मैं एनईएफटी करवाऊंगी विद इन वर्किंग 24 आवर्स के अंदर, क्योंकि 6 बजे के बाद उनका वर्किंग टाइम बंद हो जाता है। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर वो पैसा उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे था ये ई बैंकिंग में एटीएम, क्रेडिट, डेबिट, आरटीजीएस में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो दो पार्ट को डिवाइड किया, रियल टाइम का डिफरेंट मीनिंग था, ग्रॉस सेटलमेंट का मीनिंग अलग किया और नेक्स्ट था एनईएफटी। तो इसके साथ हमारा आज का जो चैप्टर नंबर 4 का सबसे बड़ा टॉपिक था बैंकिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होता है कंप्लीट। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं जल्द से जल्द वापस फटाफट लेकर आऊंगी, बैक टू बैक लेक्चर लेकर आऊंगी ताकि आप इस चैप्टर के साथ क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए इंश्योरेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आपके लिए है एंड वेरी ट्रिकी है। तो don't miss out to go like, subscribe and share and do comment on our comment section. तब तक के लिए थैंक यू।